अर्पित, अंशिका, सूरत, कोई डाउट क्लास का कुछ डिस्कस करना है? नो सर। अच्छा, चलो फिर मुझे कुछ पूछना है। अंशिका, ये वर्क डन के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन क्यों आता है स्प्रिंग में? क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के ऑपोजिट होता है, नेगेटिव होता है। ना ना ना, ये नहीं था। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, वर्क डन जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो मैंने कहीं भी कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूज नहीं किया। डिराइव करा और डिराइव करते करते माइनस साइन यहाँ भी आया, माइनस साइन यहाँ भी आया। क्या रीजन था? So because of the displacement. Yes, because of the fact that force and displacement are in opposite directions. This restoring force of spring and the displacement are in opposite direction. इसलिए ये नेगेटिव साइन के साथ आता है, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, सो लास्ट क्लास तक हमने स्प्रिंग फोर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एक क्वेश्चन और करते हैं स्प्रिंग फोर्स पर। सो स्प्रिंग फोर्स पर अब जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वो पुली का कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा, स्प्रिंग फोर्स एंड पुली। स्प्रिंग में थोड़े से नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। पहले टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सारे स्प्रिंग के कवर करें। सो क्वेश्चन लिखिए आप लोग पहले। हाँ, ये एक पुली और स्प्रिंग पर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि आपने ये स्प्रिंग ली, स्प्रिंग से आपने पुली अटैच कर दी, पुली से ये आपने एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट कह रहा हूं, और इस पी पॉइंट पर आप कुछ फोर्स अप्लाई करें। क्वेश्चन प्लीज साथ साथ ड्रॉ करते जाना, साथ में सॉल्व करेंगे इसको। एक और केस देखो, फिर से आपने एक पुली लिया, और ये आपने पॉइंट पी लिया, और यहाँ पर आपने फोर्स एफ अप्लाई कर दी। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, यहाँ भी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, दिस इज पी पॉइंट। क्वेश्चन कह रहे हैं अप्लाइंग a force F, point P is displaced vertically down by Y from equilibrium position find force F in terms of force constant K and Y.
for KC and P. चलिए एटलीस्ट क्वेश्चन लिखिए और लिखते लिखते थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, देन वी विल डिस्कस कि कैसे सॉल्व करें। सर जो आपने लिखा है डाउन बाय वाई फ्रॉम, तो ये वाई कहाँ है? ये ना पॉइंट पी, ये आपने इस पॉइंट पी को नीचे स्ट्रेच कर दिया तो ये पॉइंट पी यहाँ तक आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट डिस्प्लेसमेंट इज ओके सर। और यहाँ भी ये पॉइंट पी है, आपने इसको नीचे खींचा, पॉइंट पी यहाँ तक आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज। चलिए क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब मुझे जरा थोड़ा थोड़ा आप लोग बताना शुरू करो। अर्पित मुझे बताओ, ये जो पुली है इस पुली पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और किस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं? सर वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स में। पुली तो मासलेस होता है यार, देखो कहीं पुली का मास नहीं दिया ना, पुली इज मासलेस। सर स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर अपर डायरेक्शन में। अपवर्ड्स में जब आप इस पी पॉइंट को नीचे खींचोगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी? सर स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होगी ना, तो ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। ये अर्पित ठीक कह रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करेगी दैट विल एक्ट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, ये रीस्टोरिंग फोर्स। और अर्पित और कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पुली पर? सर टेंशन एक्ट कर रहा है ऊपर। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइट, लेफ्ट, कहाँ जाएगा? सर अपर डायरेक्शन में। अपवर्ड्स। सूरत अर्पित ठीक कह रहा है, टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड्स ही होगा इस स्ट्रिंग में। यस सर। क्या डायरेक्शन होता है सूरत? टेंशन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता है? सर इट इज अपोजिट टू द सूरत टेंशन का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। क्या डायरेक्शन होगा टेंशन का? अवे फ्रॉम द बॉडी। अब बताओ पुलिस से अवे क्या डायरेक्शन होगा? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो अवे फ्रॉम द पुली क्या डायरेक्शन आएगा बताइए? ये पुली है ना, ये स्ट्रिंग है, अवे कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ Yes. भी स्ट्रिंग है, अवे कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। दोनों Yes. साइड टेंशन सेम लेने का रीजन क्या है? आपको सिखाया था कि अगर आपको स्ट्रिंग दी हुई है तो स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट हमेशा मासलेस होती है। अगर स्ट्रिंग मासलेस तो दोनों साइड टेंशन सेम। तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रही है, नीचे टेंशन एक्ट कर रही है, यहाँ भी टेंशन एक्ट कर रही है, एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो अंशिका, इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो आप एफएस और टेंशन इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एंड योर एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कहीं नहीं जा रहा। सो कैन यू कनेक्ट दिस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन एंड टेंशन? यस सर। कैसे? सर एफएस इज इक्वल्स टू 2t। वेरी गुड। देखो जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो एफएस इज इक्वल टू टी प्लस टी। इसमें सर। यस अर्पित। सर जो आपने बी वाला डायग्राम बनाया है सर उसमें आपने दिखाया है कि इसमें बी सर। अलग है, बी अलग है, पहले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे फिर ये अलग, दो क्वेश्चन से अलग है। ओके। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2D आ गया, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अब एक काम और करना है, देखो जितनी भी मैं पी फोर्स, पी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करूंगा ना, एग्जैक्टली उतनी ही टेंशन अप्लाई होती है। दिस एफ इज अप्लाइड फोर्स। जितनी मैं अप्लाइड फोर्स दूंगा स्ट्रिंग में एग्जैक्टली उतनी ही टेंशन डेवलप होगी। तो स्ट्रिंग में जो टी टेंशन डेवलप होगी दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप बहुत ढंग से इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो ये टेंशन पुली पर एक्ट कर रही है। पी पॉइंट पर जो टेंशन एक्ट करेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा सूरत? अब शायद आपको टेंशन का डायरेक्शन डिसाइड करना याद आ गया। पी पॉइंट पर टेंशन कहाँ एक्ट करेगी? डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स? नॉट ऑन द पुली बट ऑन पी पॉइंट।
सर Upwards. Upwards. क्यों? Sir, it is away from the body. Away from the body. So away from the point P is upwards. Okay. So that means you can connect this T and F. F आपका T के equal हो जाएगा. तो जो भी आपने applied force दी है, exactly उतनी ही tension develop होगी. That's equation number 2. So we can substitute 2 in 1. So when we substitute 2 in 1, तो आप कह सकते हो कि जो spring force होगी, that spring force is equal to 2F. So आप यहाँ से लिख सकते हो कि आपकी जो force हो गई applied force, that is spring force divided by 2 now. That's third equation. अब सारा काम आ जाता है spring force के ऊपर. Spring force होती है kx, जितना extension spring में होगा. अब ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा आपको. देखो, अगर मैंने इस P पॉइंट को y अमाउंट से स्ट्रेच कर दिया, मुझे बताओगे स्प्रिंग किस अमाउंट से नीचे आएगी? सर फिर से क्वेश्चन बता. कोई फिजिक्स नहीं होगी. अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें कोई फिजिक्स नहीं है. सिंपल लॉजिक है आपका कि आपने पुली ली, इस P पॉइंट को आप y अमाउंट से नीचे खींच रहे हो. मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि स्प्रिंग किस अमाउंट से स्ट्रेच होगी? Why? देखो, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है. देखिए, अगर आप इस पॉइंट को y अमाउंट से नीचे खींचोगे ना, तो ये जो y अमाउंट है, ये y अमाउंट लेफ्ट और राइट वाली दोनों स्ट्रिंग में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. ये वाली स्ट्रिंग भी y/2 से नीचे आएगी, ये वाली स्ट्रिंग भी y/2 से नीचे आएगी. तो बेसिकली होगा कि जो आपकी पुली है ना, ये पुली नीचे आ जाएगी बाय y/2. अगर पुली y/2 से नीचे आ गई तो स्प्रिंग के साथ क्या होगा? स्प्रिंग किस अमाउंट से स्ट्रेच होगी? बताओ. अगर ये पुली So y by वाई two. ओए, y क्यों? पुली अगर y/2 से नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग भी तो आपकी y/2 से नीचे आएगी, स्ट्रेच होगी. सर टोटल तो वाई है ना सर, दोनों साइड पे डिवाइड हो रहा है, बट सर ऊपर हाँ, डिवाइड. लेकिन ऊपर देखो ना, ये आपकी स्प्रिंग उतनी स्ट्रेच होगी जितनी अमाउंट से पुली नीचे आएगा. इतना मानते हो? हाँ सर. पुली नीचे आया y/2 से, सर स्प्रिंग भी कितने से स्ट्रेच होनी चाहिए? अच्छा y/2. अब ये y/2 से नीचे क्यों आया? क्योंकि आपने जो y नीचे खींचा है ना, ये दोनों साइड डिवाइड होगा. ये स्ट्रिंग नीचे भी तो आएगी, इधर से भी खींचेगी, उधर से भी खींचेगी. तो y/2 दोनों साइड, तो स्प्रिंग y/2 से स्ट्रेच होगी. इसको मैं लिख देता हूँ. On pulling point P by y, spring will stretch by y/2. On pulling point P by y, spring will stretch by pi/2. So अगर स्प्रिंग y/2 से स्ट्रेच हो जाएगी तो आप लिख सकते हो आपकी जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो ky होती है. So you can write that as ky/2. That is equation number 4. Next आप 4 को 3 में रख सकते हैं. तो जब आप 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get your applied forces. It's ky/2 multiplied by 2. That's ky/4. तो आपने जो फोर्स अप्लाई करी है वो फोर्स ky/4 आ जाएगी. अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपका होमवर्क होगा. मैं इसका आपको हिंट दे रहा हूँ. अगर इसे y से खींचोगे तो ये 2y से नीचे आएगा और आपकी जो फोर्स होगी वो 4ky आएगी. दैट वुड बी योर आंसर. सो ये आपका सेकंड पार्ट होमवर्क होगा. इसे लिख लीजिए, एटलीस्ट इसे लिख लीजिए. सेकंड पार्ट का हिंट लिखिएगा.
इतना लिख लिया आप लोगों ने? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हम पुली को मासलेस क्यों लेते हैं? क्योंकि सर मेरे हिसाब से अगर वो स्प्रिंग पे होगा तो सर अगर वो मास एक्सर्ट करेगा तो सर उस पर भी फोर्स नहीं लगेगी। अगर इस पुली को तुमने मासिव लेना शुरू कर दिया ना, तो पुली का रोटेशन लेना पड़ेगा, और उसको हम चैप्टर नंबर 7 में कंसीडर करते हैं। जब मासिव जो पुली है, दैट वी स्टडी इन चैप्टर नंबर 7 अभी। ये ओके। जैसे तुम मासिव लोगे ना, बहुत सारी और चीजें आने लगती है। टॉर्क आने लगेगी, रोटेशन आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। सो दैट वी विल डू इन 7 नॉट 8। चलिए, इतना लिख लिया आपने? अब Yes, ये sir. हिंट लिखना, ये वाला, इसे आपको करना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो आप क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें आप वर्क डन बाय स्प्रिंग यूज करेंगे। सो व्हेन यू यूज वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो आप दो एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। आप एक एक्सप्रेशन यूज करते हो ये वाला, विच इज -12kx²। इसे आप तब यूज करेंगे जब आप 0 से लेकर x तक स्प्रिंग को स्ट्रेच करें। अगर आप स्प्रिंग को सम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2 तक लेकर जा रहे हो, मींस आपकी इनिशियली स्प्रिंग स्ट्रेच थी या कंप्रेस थी, देन यू यूज दिस एक्सप्रेशन -k/2x2² - x1²। एग्जैक्टली आप कौन सा यूज करोगे, दैट डिपेंड्स कि आपको सिचुएशन कौन सी दिख रही है। सो देखिए इधर क्वेश्चंस देखिएगा। अब सारे क्वेश्चन स्प्रिंग प्लस वर्क डन आएगा। सो कभी आप डायरेक्टली वर्क डन यूज कर लोगे, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। सो जैसे इसमें एक दो कॉमन क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ आप वर्क डन का कॉन्सेप्ट यूज करो। सो यू हैव अ ब्लॉक of mass m is moving with initial velocity v naught towards a stationary spring of stiffness constant k attached to the wall as so आपको एक spring given है. This is your spring. If stiffness constant means spring constant क्या है? और इस स्प्रिंग में यहाँ आपने, अब देखो मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, मिक्स कराता चला जाऊंगा। कभी आप वर्क डन बाय स्प्रिंग यूज करेंगे, कभी आप फोर्स यूज करेंगे। सो आपको क्वेश्चन पढ़कर थोड़ा आइडिया लगाना है कि कौन सी प्रॉब्लम, किस अप्रोच से आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व। ए पार्ट, फाइंड मैक्सिमम compression in spring. B part is work done by spring negative or positive.
वर्क डन स्प्रिंग नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आपको करना है। चलिए इसे लिखिए फिर सॉल्व करते हैं। सर जी इस कमिंग थर्सडे से 3 आवर्स की क्लास है। यार अब अक्टूबर आ गया ना, सो अब कुछ नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं। ओके सब आपका ऐसा हो जाएगा 4.5 आवर्स थ्योरी होगी प्लस 1 ट्यूटोरियल। सर हमारा सिलेबस पूरा कब तक खत्म हो जाएगा? यार लास्ट ईयर हमने जनवरी एंड तक इसको मिड, कुछ बैचेस में मिड जनवरी था, कुछ में जनवरी एंड था। फिर उसके बाद टेस्ट। टेस्ट सीरीज होती है, फिर जब तक 12th का सिलेबस स्टार्ट नहीं होता तब तक आप लोगों का नीट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करते रहते हैं। रिवीजन समझ लो उसे। कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे होते हैं, उनके एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं, तो ज्यादा गैप नहीं देता मैं। 12th का सिलेबस तो अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है, लेकिन तब तक हम 11th का रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि नीट में तो सब कुछ आता है ना, एक बार और रिवीजन जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? आयुषी आज आप लेट हो गए? हर्षा तुम भी बहुत लेट हो। अब देखो सर, ये इसमें आपसे कह रहा है एक ब्लॉक है मास m का, इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v नॉट, और ये स्प्रिंग आपको दी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके। वो कहता है ये मास जाकर स्प्रिंग से कोलाइड कर जाता है और स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आता है, वो कंप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। सो पहले देखो कंप्रेशन आएगा क्या, फिर सोचेंगे कौन सी फिजिक्स हम यहाँ यूज कर सकते हैं, कौन सा मेथड बहुत से ये आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जब ये मास स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगा तो बहुत नेचुरल सी बात है, स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी। सो पहले यहां तक थी स्प्रिंग, अब स्प्रिंग कुछ इस एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गई। आपको ये एक्स कंप्रेशन कैलकुलेट करना है। सो देखो यहाँ पर मुझे बताना शुरू करोगे कि जब ये मास ने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो इस मास पर फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं? कौन हेल्प करेगा मेरी? सूरत बताओ जरा, इस मास पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं? Restoring force. रिस्टोरिंग फोर्स। क्या डायरेक्शन होगा रिस्टोरिंग फोर्स का, राइट लेफ्ट? मास ने लेके स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स मास पर एक्ट कर रही है दैट्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, कहाँ एक्ट करेगी? सर So opposite to the displacement. सो That is. डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? राइट। So it is on the left. It should be on the left, right? So your restoring force should be on the left. So आप देख सकते हो restoring force and your displacement are in opposite direction. अच्छा, initial kinetic energy of the mass is half mv square। हाँ? जब ये किसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो रेस्ट में आ गया, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। आपको दिख रहा है कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। मास की इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, आपको ये पता है कि मास पे वर्क डन कितना होगा, आप जानते हो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करती है। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ यूज कर लूं, देखो ये डिसीजन आपको लेना होता है कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होगा, ये F इज इक्वल टू के एक्स लेकर आओ। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको नहीं पता कि यहाँ पर और क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे। F इज इक्वल टू के एक्स में स्प्रिंग में क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी पता है, काइनेटिक एनर्जी नोन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है 0, वर्क एनर्जी थ्योरम से आसानी से आ जाएगा। अगर आप इसी को फोर्स से करना चाहोगे तो आपको इस मास का ना एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। मास के ऊपर और फोर्सेस जो एक्ट कर रही होंगी एक्सेलरेशन से, वो फोर्सेस कैलकुलेट करनी होगी। प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो वर्क डन ऑन स्प्रिंग, वर्क डन ऑन स्प्रिंग
is final kinetic energy of spring minus initial kinetic energy of spring. Work done on spring क्या होगा? देखो work done on spring होता है minus half. अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा? ये अंशिका बताएगी. अंशिका, एक्सप्रेशन कौन सा यूज करें वर्क डन के लिए? माइनस हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और यू शुड यूज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. यस अंशिका, एक्सप्रेशन कौन सा यूज करें? सर माइनस हाफ के वाला. दोनों के वाला है. सर आई मीन कि हाफ माइनस वाला यूज करें. ये भी माइनस है, ये भी माइनस है. हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर? अंशिका, सर जो नीचे वाला है वो. ये तब यूज करते हैं जब इनिशियली आपकी स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन या कुछ कंप्रेशन हो. अगर आप यहाँ देखोगे तो आपकी स्प्रिंग तो इनिशियली मीन पोजीशन पर है. इनिशियली आपका जो x1 है, दैट x1 इज 0. तो आपको क्या यूज करना चाहिए? दिस फर्स्ट. अंशिका, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहता है कि सर बाद में तो वो कंप्रेस हो रही है. हाँ, बाद में कंप्रेस हो रही है ना, तो इनिशियल तो 0 है, x1 तो 0 है. ओके सर. इसलिए सो आप ऐसे लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग, या ऐसे लिखो वर्क डन ऑन बॉक्स बाय स्प्रिंग. तो बॉक्स पर स्प्रिंग जो वर्क डन करेगी, दैट्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. Initial kinetic energy is 0. Yeah, sorry. Final half mv square है या final 0? फाइनल जीरो. फाइनल इज 0. Final 0. No, initial is half mv square. So final is 0. Initial is minus half mv square. So आप इसे ऐसे लिखोगे minus half kx square is minus half mv square. So minus से minus cancel हुआ, half से half cancel हो गया. So we have this thing, kx square is mv square. So आप यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हो. x स्क्वायर आ जाएगा mv स्क्वायर बाई के. सो यहाँ से आपको x मिल जाएगा इट्स रूट ओवर mv स्क्वायर बाई. सो ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा. अच्छा, एक बात और बताओ, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट में पूछ रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव और पॉजिटिव. देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, देन यू वर्क डन इज पॉजिटिव. बट इफ दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन यू वर्क डन इज नेगेटिव. सो क्या लग रहा है यहाँ पर? स्प्रिंग फोर्स दिस एंड डिस्प्लेसमेंट x, दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट. सर ऑपोजिट. Opposite. That's why work done by spring force would be negative. Work done by spring force is negative. Work done by spring is negative. By spring is negative. Spring जो work done जो होगा would be negative. Work done by spring negative हो जाएगा. चलो इसको लेना शुरू करो. फिर कुछ क्वेश्चंस जहां आप वर्क डन का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फॉर द स्प्रिंग, बट एटलीस्ट नोट कर लिया था आप लोगों ने? आवाज कट रही थी बीच में. यस सर. ये आज सब इतना लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आयुषी, क्या हो गया था, इतना लेट क्यों नहीं आज आप? सर नेटवर्क इशू था. अच्छा, नेटवर्क इशू था. मिराज भी लेट आयो. एक्सक्यूज मी सर. यस अर्शिया. सर आप चैप्टर नंबर कौन सा करवा रहे हैं? 6 बचे, चैप्टर 6.
मुझे लगा था सर आज हॉलीडे है सर, इसलिए मुझे लेट हो गया। अच्छा नहीं नहीं यार, मेरा आज अब से 100% अटेंडेंस है। यस सर, वो तो मैं आऊँगा यार। सर यस सर मेरी बायो की क्लास होती है ऑफलाइन अभी 5 से 6, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी। ये आपने मुझे कल नहीं बताया था। सर मेरे ध्यान से निकल गया था। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। ओके अभी सर, तो आप थैंक यू। क्वेश्चन लिख लिया? अरे बता तो दिया करो। अर्पित यस सर, कब का? कब का? चलो ये लिखो। सो स्प्रिंग फोर्स और वर्क डन से रिलेटेड तो ये होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस और करो यार। एक आध टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और बहुत कुछ यूज होगा, उसे भी करके देखो, होता है नहीं होता हैंडल। एक और करना, इसमें भी आपको सोचना है कि स्प्रिंग फोर्स यूज होगी, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। इतना लिख लिया? लिख लिया। यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चन ना साथ साथ लिखना, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। पहले समझो, आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है ऐसा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे करके ना आपने एक स्प्रिंग रख दी। ये स्प्रिंग रखी है। अब इस स्प्रिंग पर एक मास रखा हुआ है। मान लो पहले स्प्रिंग ऐसी थी, ठीक। मैं इनिशियल और फाइनल ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट वाज। अब जैसे ही आप यहाँ मास रखोगे, मास की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो जाएगी। मैं इसको किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ कि जब आपने मास रखा तो मास की वजह से ना स्प्रिंग ऐसे 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 कर कर कुछ कंप्रेस हो गई, यहाँ तक आ गई। ये मास है, ये मास रखा हुआ है m। स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, दिस कंप्रेशन इज सम x। दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक स्प्रिंग थी, आपने मास रख दिया, जैसे ही आप मास रखोगे तो मास की वजह से वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। यस सर 2 स्प्रिंग है? हमें पता था कि ऐसी सवाल उठेगा, मैं दोबारा ड्रॉ एक ही स्प्रिंग है। एक ही स्प्रिंग है, ये इनिशियल है। और आपने क्या किया हुआ है, आपने इस स्प्रिंग पर मास रख दिया। तो और फिर जब स्प्रिंग पर मास रख दोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी ना। यस सर। तो जिस अमाउंट से कंप्रेस हुई है दैट अमाउंट इज x। दो नहीं है, ठीक। ये अनस्ट्रेच्ड है, ये जैसे ही आपने मास रखा तब स्प्रिंग का ये हाल है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अब ब्लॉक, अब क्वेश्चन लिखते जाओ आप, साथ साथ लिखते जाओ, अब समझने का कुछ नहीं है। अब ब्लॉक ऑफ मास m welded with a light spring of stiffness k is in equilibrium on smooth inclined plane with angle of inclination theta. If a variable
external force is applied slowly till the spring comes to relaxed position. Find work done by spring. फिगर आपने ड्रॉ कर लिया होगा, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला उसने आपको ऑप्शन दिया है, दिस इज हाफ mg sin theta over 2k। सेकंड दिया है 1/2 mg sin theta होल स्क्वायर बाय 2k। तीसरा ऑप्शन दिया है उसने हाफ mg बाय mg स्क्वायर बाय k। फोर्थ ऑप्शन दिया है उसने आपको हाफ mg cos थीटा स्क्वायर बाय 2k। ये कुछ ऑप्शंस दिए उसने आपको, लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? सॉल्व साथ में करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके यस सॉल्व सर। कर। अच्छा, अब देखो सुनो, वो आपसे क्या कह रहा है कि मास पहले यहां था, मतलब दिस इज बेसिकली द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल है, इनिशियली ऐसा था, स्प्रिंग स्ट्रेच थी, आपने कुछ फोर्स अप्लाई करी और आप यहाँ ले गए, मींस अब ये अनस्ट्रेच्ड हो गई। लाइक आप कह सकते हो x1 पहले आपका x था, जब ये अनस्ट्रेच्ड हो गई तो x2 कितना हो गया होगा आयुषी? आप इसको स्ट्रेच करा के ऊपर ले गए, अनस्ट्रेच कर दिया, अब x2 कितना हो गया होगा? सर 0। 0। अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि ये x एग्जैक्टली था क्या जब ये इस पोजीशन पर है। मिराज ट्राई करना, इस m पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है मिराज? जब इस पोजीशन पर है तो इस मास m में क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है? मिराज कहाँ गया? एक सर मुझे एक डाउट है हाँ जी बताइए। सर, जो फाइनल वाला जो है उसमें जो x है वो 0 कैसे हो गया? देखो क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास एम वेल्डेड विद लाइट स्प्रिंग इज इक्विलिब्रियम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, है ना। अब वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स लगाई टिल द स्प्रिंग कम्स टू रिलैक्स पोजीशन। रिलैक्स पोजीशन मींस ये अनस्ट्रेच्ड है, x2 = 0। जो वो Yes, कह रहा है sir. ना रिलैक्स पोजीशन, इसका मतलब है कि अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, x2 0 रहेगा। महराज तुम कहाँ गायब हो जाते हो? सर मैं क्वेश्चन लिख रहा अच्छा आप क्वेश्चन लिख रहे थे, चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पर इस मास पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करें? हूँ सर। महराज आपकी वॉइस ना बहुत वॉल्यूम लो है, मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक्स फोर्सेस देखो मास में रखा है ना महराज, इस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करें? सर नॉर्मल रिएक्शन
यस, एक नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा, ऐसे जाएगा। और बताइए और क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? सर mg कहाँ एक्ट करता है? सर डाउन डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। वर्टिकली और कौन डाउनवर्ड्स सी फोर्स है यहाँ? सर फिर mg sin थीटा और cos थीटा वेरी गुड, mg के आपने कॉम्पोनेंट्स ले लिया ना, दिस इज थीटा, सो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। वेरी गुड। सो अब आप जरा मिराज ऐसे सोचो कि आउट ऑफ दीज 1 2 3 फोर्सेस है ना, कौन सी फोर्स है जो स्प्रिंग के कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है? सर नॉर्मली mg एक्शन। sin थीटा वेरी गुड, mg sin थीटा। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, अर्शी 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 आपने करा ये टॉपिक क्लास में? नहीं। नो सर। ओके, सो स्प्रिंग में ना एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो कोशिश करती है कि स्प्रिंग दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए, दैट्स इट। सो आप यहाँ देख सकते हो, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग में जो डेवलप हो रही है, और एक mg sin थीटा। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो आप ये लिख सकते हो कि इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो आप लिख सकते हैं कि ये जो mg sin थीटा होगा ना, that mg sin theta is equal to kx. mg sin theta will be equal to kx, spring force. So आप यहाँ से x निकाल सकते हैं, that x is mg sin theta over k, और you can say कि आपका जो x1 है कहाँ गया? x1 जो है आपका, that x1 is mg sin theta by k, ये आपने x1 ले लिया, mg sin theta divided by k now. अब एक बात और बताओ, जब ये आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच पोजीशन पर आएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे ही आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच पोजीशन पर आएगी x2 कितना होगा? 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स चाहिए, बताएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के लिए दो एक्सप्रेशंस हैं, ये वाला यूज करें, सर माइनस k/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो थोड़ा सा करके देखो ना, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके देखो और देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, करके देखो जरा सा, कोई ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शंस तो लिख लिए होंगे आपने। Excuse me, sir. यस यस अर्षिया। Sir, I have to go now. ठीक ठीक है। Thank you, sir. इतना लिखवा, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? सर आप होस्ट हो? मैं क्या हूँ, एक मिनट यार, मैं को होस्ट फैकल्टी फैकल्टी। हाँ जी फैकल्टी, भेजिए क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? वेरी गुड अर्पित। और आंसर्स? गुड अंशिका, सही आ रहा है। आयुषी, मिराज, सूरत, इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं है। सर एक बार ऑप्शंस फिर से दिखा दीजिए। मिराज, हो रही है कैलकुलेशंस?
यस सर कर रहा हूँ। करो करो जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सूरत और आयुषी, इतना टाइम तो नहीं लगता छोटी सी कैलकुलेशन में। नहीं महाराज, गड़बड़ है। देखो तुम्हें तो x1 और x2 की वैल्यूज भी गिवन है, जस्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट ही तो करनी है। सर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर। करो सही करो, जल्दी करो। ये 1 है। आयुषी क्या हो गया, इतना टाइम? सर मेरे आंसर में से तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा। देखो -k/2 हो क्या, x2 कितना है 0, 0 स्क्वायर, x1 कितना है mg sin थीटा ओवर k, दिस इज mg sin थीटा ओवर k होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। सो आप यहां से लिख सकते हो जो वर्क डन होगा दैट्स -k/2 minus of m square g square sin square theta over k square। अब ये माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और भी तो कुछ गड़बड़ सी है। सो ये आ गया -k/2 हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है ना। यस सर। गड़बड़ -k/2, इस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा, सो दिस इज m स्क्वायर g स्क्वायर sin square theta over k square। So this k will cancel this square, so this will be equal to m square g square sin square theta over 2k। yes, ये मैंने ना k गलत लगाया है, 2 ये वाला गलत लगाया हुआ है, ऑलरेडी 2 है इसमें। सो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये याद था आयुषी? यस सर। और सूरत कुछ भी नहीं आ रहा था ना? सर मेरा आ गया था ये। आ गया था, चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसमें। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत है। देखो लॉज ऑफ मोशन में ना कुछ चीजें मैंने कॉम्प्रोमाइज करी थी जस्ट फॉर द सेक कि आपके स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सिलेबस तेजी से खिंच जाए, मुझे कुछ लॉज ऑफ मोशन की क्लासेस और लेनी है। तो अभी ये 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स होंगे इन दिसंबर, नवंबर एंड, तो वहां मेरे पास टाइम होगा, उसमें हम लॉज ऑफ मोशन दोबारा से रिवाइज करेंगे। कुछ कुछ हैं लाइक 10-15 न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे लॉज ऑफ मोशन में कराने थे, पर ड्यू टू स्कूल एग्जाम्स में नहीं करा पाया था, उसे हम तब कवर अप करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में भी है और प्रोजेक्टाइल में भी कुछ क्वेश्चन है, अराउंड 25-30 क्वेश्चन हैं जो हमें और करने हैं, बट फ्रॉम अब फॉर वर्क एनर्जी इन पावर हम पूरा करते हुए चलेंगे। ये लिख लिया। अब नेक्स्ट देखो जरा, सूडो फोर्स याद है किसी को? यस सर याद है। क्या था सूडो फोर्स? सर इट इज अ एक वर्चुअल फोर्स फोर्स था ना सर that वो। acts on non-inertial frames। यही था ना महराज? यस सर। डायरेक्शन क्या होता था इस फोर्स का? वर्चुअल फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है, डायरेक्शन क्या होता था इस वर्चुअल फोर्स का? अच्छा किसी को याद नहीं है, अभी देखते हैं। नहीं, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है स्मॉल बॉल is placed at the top
of a smooth hemispherical wedge of radius r. If wedge is accelerated, with an acceleration a, find velocity of ball relative to wedge. इसे ड्रॉ करो, इसे भी ना ऐसी सारी फोर्सेस लेके साथ में सॉल्व करेंगे। इसको लिख लीजिए। इसमें स्प्रिंग भी कनेक्ट कर देता है, बट अभी स्प्रिंग नहीं कनेक्ट करें तो आसान ठीक रहेगा, मतलब और टफ हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लिया आयुषी? यस सर। चलो अब ये बॉल है, हाँ ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना, ये ओ जो मैंने बना रखा है बेसिकली बॉल है। पहले यहाँ थी ये बॉल है, पहले बॉल यहाँ रखी थी और फिर ये बॉल फिसल कर यहाँ जाती है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इस बॉल पर ना क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आयुषी नाउ। आयुषी, द मास ऑफ द बॉल इज, मुझे बताइए इस बॉल पर क्या क्या फोर्सेस आपके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। यस आयुषी। ग्रेविटी, कितनी ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? Yes, magnitude of the gravitational force and the direction of gravitational force. Ayushi. Sir, 9.8 Newton and downwards. mg, हाँ downwards. यहाँ भी जब पहुंचेगा तो ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, mg and downwards. और ग्रेविटी के अलावा और कौन सी फोर्स होगी आयुषी जो एक्ट कर रही होगी? आयुषी सोचो बच्चे, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मली एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये नॉर्मली एक्शन, और यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। नॉर्मली एक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। और आयुषी और सोचो, और भी कोई फोर्स है जो मास पर एक्ट करे? सूडो फोर्स है ना, क्योंकि ये जिस भी फ्रेम पे रखा है वो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में एक्ट करती है सूडो फोर्स? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इज एफ सूडो। सो ये तीन फोर्सेस एक्ट करें। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले ऐसे एनालाइज करोगे ये फोर्सेस एक्ट करें। देखो रफ नहीं दिया तो फ्रिक्शन नहीं है, वरना फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करना होता। कोई स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगी, वरना वो ऐसा कर देता था कि इसको स्प्रिंग कनेक्ट कर कर एक स्प्रिंग फोर्स भी लगा देता है। अभी नहीं है, आसानी से। यहां पर ये रेस्ट में था, दैट मींस इसकी वेलोसिटी 0 थी। यहां जाकर मोशन में आ जाता है, यहां इसकी कुछ वेलोसिटी v है। ये गिवन डेटा है। अब गिवन डेटा को देख कर ना आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करो, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। देखिए प्रॉब्लम ये होती है, कई बार आपको थ्योरी पता होती है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करना नहीं आता। क्लास में जब आप करते हो आपको पता है कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम करा रहा हूं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही न्यूमेरिकल है। स्कूल एग्जाम्स में भी बहुत इश्यू नहीं आते क्योंकि लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट जैसे आप एंट्रेंस में जाओगे ना, वहां बैठकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, स्ट्रैटेजी नहीं होती हाथ में, कैसे करना है ये नहीं पता। ये पता है कि अगर पीछे से कोई बता दे तो एक स्मार्ट बच्चा सॉल्व कर लेगा। अगर पीछे से कोई हिंट दे रहा हो कि देख वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है, सब वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से चेंज कर दो, फिर आप वर्क डन कर दो, सॉल्व कर जाओगे। लेकिन वो स्ट्रैटेजी वहां बैठकर आपको खुद बनानी होती है। तो आप ऐसे सोचो, सारी फोर्सेस पता है,
दैट मीन्स सारी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से मिल जाएगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम v निकाल सकते हैं। और मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ, ऑप्शन से ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, एटलीस्ट ये डिसाइड करना कि किसकी टर्म्स में आनी चाहिए। जैसे उसने एक ये दे दिया 2 gr, ऑप्शंस भी लिख लेना प्लीज। तो ऑप्शन देखकर ये डिसाइड करना आसान होता है कि किन वेरिएबल्स के साथ चलना है और किन वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। V is root over 2, इसके ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, 1 plus cos theta yes. ऑप्शंस लिखते रहो, so it's root over 2 gr cos theta plus ar sin theta, और सबसे खतरनाक ऑप्शन ये होता है none of these, सब बिगाड़ देता है। लिखिए ऑप्शंस लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ऑप्शंस लिखिए। यस सर। अब देखो, अब आपको यहाँ ऐसे देखना है कि देखो जो भी आंसर है ना उसमें आर और थीटा आ रहा है, ए आ रहा है, मींस मास कहीं नहीं है, तो आपको ऐसे सोचना होगा मास किसी ना किसी तरह से कैंसिल होना चाहिए। दूसरी बात, इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क डन तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता हो कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हमेशा एक मेरी चीज एक याद रखना कि जब इस तरह की प्रॉब्लम है ना, मल्टीपल फोर्सेस है, कोई वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है, कोई एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो। डिस्प्लेसमेंट लिखा करो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखा करो। इसकी टेंशन मत लेना कि एक्स और वाई नहीं पता है, बाद में हम एक्स और वाई आर और थीटा की टर्म्स में बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट बाय द ज्योमेट्री ऑफ राइटिंग ए ट्रायंगल। तो यहां से यहां गया, एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक्स है, यहां से यहां आने में वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वाई। अब आपको सिर्फ ये अकल लगानी है कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन क्या होगा, वाई की वजह से वर्क डन क्या होगा। और वर्क डन कैलकुलेट करते हुए याद रखो, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देन वर्क डन विल बी 0। सो आप ऐसे सोचोगे कि अच्छा मैं ग्रेविटी का अगर वर्क डन ले रहा हूं, ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू एक्स, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। So we won't calculate work done by gravity for the horizontal displacement. In the same way, pseudo force is acting along x-axis. Work done by pseudo force for the displacement along y-axis would be 0. So time waste नहीं करेंगे pseudo force का work done calculate करने में y-axis के along. In the same way, normal reaction is always perpendicular to displacement. तो point ही नहीं है normal reaction का work done calculate करने में. Normal reaction का तो work done हर हाल में 0 आएगा. So जब ये सब आप सोच लोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि work done by gravity work done by gravity work done by pseudo force work done by friction, sorry friction तो है ही नहीं, work done by normal reaction is equal to change in kinetic energy. Work done by normal reaction is final kinetic energy which is half mv square. Initially it was 0. अब आपका सिर्फ ये काम है हर वर्क डन कैलकुलेट कर देना। सो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट जब नोट्स में लिखा करो तो सब डिटेल में लिखा करो एफ एस कॉस थीटा, ताकि आपको दिखना लगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, mg है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, y, यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट इज y,
थीटा कितना है देखिए, फोर्स भी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स है, एंगल इज 0 डिग्री। सो ये आ जाएगा, दिस इज mgy। इसी तरह से वर्क डन बाय सूडो फोर्स which is again Fs cos theta। सूडो फोर्स आपको याद होना चाहिए, सूडो फोर्स इज जस्ट मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। सो एम आ गया। सूडो फोर्स देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो सूडो फोर्स का वर्क डन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। अगर आप सूडो फोर्स की वजह से वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वर्क डन लोगे, देन दैट कम्स आउट टू बी 0। बेवकूफी है उसके बारे में सोचना भी। So, उसको वाई ले लो। थीटा 0 डिग्री, एम ए वाई हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन। देखो नॉर्मल एक्शन की वजह से हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल एक्शन की तो डेफिनेशन ये है ना, इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस, सो दैट्स ऑलवेज 0। सब आ गया, रख देते हैं यहाँ एम जी वाई वाई लूंगा या एक्स लूंगा यहाँ सूडो फोर्स के लिए। ओए सो गए तुम लोग। सूडो फोर्स के लिए वाई लेंगे एक्स लेंगे? सब आए। वाई सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करी देखो जरा ढंग से, वाई एक्सिस सूडो फोर्स कहाँ एक्ट सर करी? एक्स। एक्स एक्सिस के अलोंग ना, सो विल टेक एक्स। mgy plus mx plus normal का work done is 0, which is equal to half mv square। so देखिए मास हर साइड से कैंसिल हो जाएगा, m gets cancelled out, आपको मिल गया gy plus ax is equal to v square over 2। आप यहां से v कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आ गया 2 gy plus ax is equal to v square। So you get that your v is its root over twice of gy plus ax। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, x और y आप कैसे कैलकुलेट करोगे? x और y क्या है? x और y की टर्म्स में तो बस कुछ भी नहीं है। सर cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में। हाँ तो देखो x और y को तुम cos थीटा sin थीटा की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस r है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, x इज परपेंडिकुलर, सो यू कैन यूज sin थीटा ना। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, so you get that your x is r sin theta। बताओ ये क्लियर है? अच्छा ये वाला जो पोर्शन है इतना, यस ये सर क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, तो ये मुझे प्लीज बताओ ये वाला जो पोर्शन है ना इतना वाला, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में? इट्स परपेंडिकुलर और बेस? सर बेस। तो बेस में कॉस आएगा साइन आएगा? सर कॉस। कॉस, तो ये आर कॉस थीटा। अब थोड़ा सा और सोचो, यहां से लेकर और यहां तक टोटल रेडियस है इतना आर कॉस थीटा, तो वाई कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन इतना बचा हुआ, देखो भाई यहां से लेकर यहां तक, दिस होल इज आर, दिस मच इज आर cos थीटा, देन हाउ मच इज y? पता ही नहीं रहा कोई। अरे बेवकूफों, यहां से लेकर यहां तक r था, ओके, और ये इतना आ गया r cos थीटा, तो ये कितना बच गया? r माइनस r cos थीटा। आर माइनस आर cos थीटा। r minus r cos theta, r minus r cos theta। So we can substitute these values here. So like instead of 2g y, I can substitute it's r minus r cos theta plus a. Instead of x, I can substitute r sin theta।
सो अब आप अगर चेक करोगे सो कहीं कुछ तो क्लैश मैच करता हुआ दिखेगा। ए कर रहा है ना? हाँ, ए मैच कर। चलिए हो जाएगा। लिखिए, खुद करिएगा और मुझे बताते जाइए, जहां जहां आप अटक रहे हैं मुझे बताते जाइए। हम न्यूमेरिकल्स रटते नहीं है, याद रखना। बहुत रेयर चांसेस हैं कि एज इट इज रिपीट हो जाए। मतलब कुछ बच्चों को आदत होती है कि न्यूमेरिकल्स भी रटना शुरू कर देते हैं। So, खुद करिए, जहां आप फिर अटक रहे हो, आपका लॉजिक कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप मुझसे फिर पूछो, हम फिर डिस्कस करेंगे। Sir, could you please show the question once again? Sir, the options, please. Thank you, sir. So these were some types of questions जहां आप वर्क एनर्जी थ्योरम और डिफरेंट टाइप की फोर्सेस को आप कंबाइन करते हैं। अब इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, पर्टिकुलरली ऑन पोटेंशियल एनर्जी, जहां वो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को कनेक्ट करता है। फोर्स देगा, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, या पोटेंशियल एनर्जी देगा, आपसे पूछेगा फोर्स कैलकुलेट करो। सो उस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। इस टाइप में हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी जरा कुछ और टाइप्स और क्वेश्चंस देखते हैं। इतना लिख लिया आप लोगों ने? स्क्रॉल करूं फर्दर? Yes, sir. आयुषी, मिराज हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। अच्छा देखो, अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, कॉन्सेप्ट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। इस पर एक क्वेश्चन किया था, बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस उस पर हमने डिस्कस नहीं किया। दिस वन, लाइक रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ फोर्स कैलकुलेट कीजिए, देन जस्ट डिफरेंशिएट दैट पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, माइनस दिस पर्टिकुलर रिलेशन है, एफ इज माइनस ऑफ डी ओवर डीएक्स। अगर पोटेंशियल एनर्जी y का फंक्शन है तो y की r का फंक्शन है तो r की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x का फंक्शन है तो x की रिस्पेक्ट में, y का फंक्शन है तो y की रिस्पेक्ट में। अब प्रीवियस इयर्स में एक दो क्वेश्चंस गिवन है, ये है तो वैसे जेई में, नीट में तो एक ही वेरिएबल देता है, जेई में कभी कभी क्या करता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देगा और कई वेरिएबल का फंक्शन दे देगा। जैसे आपसे कहेगा पोटेंशियल एनर्जी is function of
कई वेरिएबल्स का फंक्शन है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें से ऐसे दिया हुआ है f इज लाइक उसने कहा ax स्क्वायर माइनस by क्यूब प्लस cz स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया। अब ये बहुत प्रॉब्लम, पोटेंशियल एनर्जी x का भी फंक्शन है, मींस x के अलोंग भी चेंज कर रही है, y के अलोंग भी चेंज कर रही है, z के अलोंग भी चेंज कर रही है। तो कहता है एक काम करो, कैलकुलेट फोर्स लेट्स से कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिया, पॉइंट के कह दिया 1 1 2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे दिया, इस पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करो। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, दैट मींस यू हैव फोर्स अलोंग x एक्सिस। इफ इट इज चेंजिंग अलोंग y एक्सिस, दैट मींस यू हैव फोर्स अलोंग y एक्सिस आल्सो। z के अलोंग भी चेंज कर रही है, दैट मींस फोर्स का z कंपोनेंट भी होगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तीनों कंपोनेंट्स के अलोंग चेंज कर रही है, दैट मींस आपके पास फोर्स के तीनों कंपोनेंट्स, फोर्स का x कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ डेल u ओवर डेल x, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल x ऑफ u, डेल ओवर डेल x ऑफ u। u को आप लिखोगे इट्स ax स्क्वायर माइनस by क्यूब प्लस cz स्क्वायर। ये जो मैंने डेल यूज किया है ना, इसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है, ये सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव का। सो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग x, if you are taking partial derivative with respect to x, then consider x as a variable and y and z are as constants. तो आप इसे ऐसे लिखोगे, this is minus of del over del x of ax square minus del over del x of by cube plus del over del z of cz square। हर वेरिएबल को अलग डिफरेंशिएट करोगे, x के अलोंग अलग डिफरेंशिएट करोगे, y के अलोंग अलग डिफरेंशिएट करोगे, z के अलोंग अलग डिफरेंशिएट करोगे। सो दिस a इज अ कांस्टेंट, इसको अलग ले जाओ। व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन योर y इज कांस्टेंट एट 0। व्हेन यू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन योर z इज कांस्टेंट एट 0। सो ये आ गया आपका माइनस ऑफ 2ax now. This is the x component of force, which is minus of 2x. The same way, fy calculate करिए. So when you differentiate with respect to y, consider your x and z as constants. When you differentiate with respect to z, तो आप x और y को constant करना। चलिए fy और fz कैलकुलेट करिए, खुद इतना लिखो, थोड़ा सा खुद करोगे ना तो क्लियर हो गए। मुझे fy की वैल्यू चैट रूम में लिख कर दिखाना, मुझे fz की वैल्यू चैट रूम में लिख कर दिखाना। So just एक टॉपिक रहता है यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थर्सडे वी हैव 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा कंप्लीट। सर थर्सडे को हम सेकंड बुक नहीं स्टार्ट करेंगे? हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक वी कैन लीव चैप्टर नंबर 7 which is torque and this thing, उसको हम छोड़ सकते हैं and we can start with the second book। और दिसंबर में जो एक 15 डेज का ब्रेक होगा 12th की वजह से, मेरा 12th के एग्जाम्स होंगे, वहां हम उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। ओके सर। ओके, वो डिस्कशन हम थर्सडे करते हैं। आप लोग भी सोच लेना, ये भी ऑप्शन होता है कि अभी तो सेकंड टर्म सबका स्कूल में शुरू हो गया होगा ना, सेकंड बुक स्टार्ट होगी, तो हम एक काम कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 अभी के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में हम चैप्टर नंबर 7 पर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। गुड अर्पित, से यार
सर हमें आपको क्या बताना है? fy एंड fz। ओके सर। fy कितना होगा, fz कितना होगा। अर्पित का तो सही आ गया। ठीक है अर्पित, ये भी सही आ रहा है। मेराज हो रहा है fy और fz? यस सर कर रहा हूँ। सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना। व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद y, कंसीडर योर x एंड z एज अ कांस्टेंट, दैट्स इट। गुड सूरत, fy is correct, similarly fz कैलकुलेट करो। यस अंशिका, fy अंशिका डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहा है बच्चे वो गलत है। डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा, बाकी सब सही है। ठीक है अंशिका, गुड, fz भी सही है। सूरत का ठीक आ गया, अर्पित का ठीक आ गया, अंशिका का ठीक आ गया। सूरत z z स्क्वायर नहीं होगा सूरत। सर वो गलती से कर दिया, -2cz है। आयुषी मैं वेट कर रहा हूँ महराज आंसर का। महराज हुआ fy? यस सर बस अभी टेक्स्ट कर रहा हूँ। आप टोटल फोर्स लिख लो ना, जब xy fx fy fz आ गया जिन लोगों का, वो टोटल लिख दो, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। और xy z की जगह x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, z की जगह 2 करो आगे। आयुषी क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? माइनस ऑफ डेल ओवर del y of you have ax square minus by cube plus cz square। so जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन अलग चला गया, दिस इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव वुड बी 0। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे देन डेरिवेटिव विल बी 3by स्क्वायर। c कांस्टेंट है, z स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2z। ओ आयुषी का ये पोर्शन वीक है कैलकुलस, ओके ऐसी आयुषी। थ्री बी वाई स्क्वायर, सो ये आ गया और एक माइनस ऑलरेडी था, तो ये 3by स्क्वायर आ गया। सिमिलरली आप fz कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब आप fz कैलकुलेट करेंगे इट्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल z ऑफ ax स्क्वायर माइनस by क्यूब प्लस cz स्क्वायर। सो देखिए x तो कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, z को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 2cz विद अ नेगेटिव साइन। सो आपको ना fz मिल गया, that your fz is minus of twice of cz। आप ऐसे लिख सकते हो कि आपकी जो नेट फोर्स है ना, your net force is fx I cap plus fy j cap plus fz k। so your net force is fx, fx कितना था, fx हमने -2ax लिया था, so it's minus of 2ax I cap plus fy।
3b square j cap 3b y square j cap fz minus 2cz k minus 2cz k ये नेट फोर्स हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो आप 112 पर। सो आप x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, z की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपकी फोर्स होगी इट्स माइनस ऑफ 2a, इंस्टेड ऑफ x आपने 1 ले लिया, इट्स i कैप प्लस 3b y स्क्वायर, y is 1, 3b 1 स्क्वायर j कैप 2c z की वैल्यू इज 2 इंटू k कैप न्यूटन। So force is minus of 2ai cap plus 3b j cap minus 4c k cap. This is the value of force. ये force का expression लिख लीजिए सर। So याद रखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी तीनों वेरिएबल का फंक्शन दे दे तो आप कुछ ऐसे सॉल्व करोगे इसको। So from Thursday we'll start conservation of energy. Huh? तो मुझे एक चीज पूछनी है Yes, Anshul. सर, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है? अगर आपके पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए, तीनों अगर वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अगर सिर्फ Okay, sir. x आ रहा है तो फिर जरूरत नहीं है, सिर्फ y आ रहा है तो रिटर्न। so that's all. आज को यहीं छोड़ते हैं, Thursday will continue. Thank you, sir. Thank you, Go sir. to bed. चलो, okay, bye. राज नोट कर लिया आपने?